जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। एक महाशय जो कुछ समय पहले पंजाब के संगरूर से चुनाव जीतकर संसद सदस्य बने, उन्होंने पिछले दिनों कोटि कोटि भारतीयों के हृदय सम्राट शहीद आजम सरदार भगत सिंह को आतंकवादी बताया है। एक बार तो सोचा कि ऐसी वाहियात बातों को इग्नोर ही करें तो अच्छा है। फिर ख्याल आया कि जिस व्यक्ति को लाखों लोग वोट देकर संसद भेजते हैं, उसकी बात पर कुछ विश्वास भी करते होंगे, तो ऐसे लोगों के दुष्प्रचार से जनता में गलतफहमी ना पनपे, इसके लिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चलिए आज विश्लेषण करते हैं, क्या सच में भारत का वो महानायक एक आतंकवादी था? वर्ष 2008 में इंडिया टुडे मैगजीन ने आजादी के संघर्ष के दिनों में और उसके बाद के वर्षों में कौन महानतम भारतीय था, इस पर सर्वे किया और जो नतीजे सामने आए उनके अनुसार 37% वोट के साथ इस देश के लोगों ने सरदार भगत सिंह को ग्रेटेस्ट इंडियन चुना था। नंबर 2 पर नेताजी सुभाष और नंबर 3 पर गांधी जी थे। आप चाहें तो इंडिया टुडे की वेबसाइट पर उस सर्वे की डिटेल्स आज भी देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। सवाल यह उठता है, क्या भारत के लोगों ने एक आतंकवादी को महानतम भारतीय चुना था? ऐसा हो नहीं सकता। उन महाशय ने 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए भगत सिंह पर यह इल्जाम लगाया है, एक सैंडर्स वध और दूसरा सेंट्रल असेंबली में बम का फेंका जाना। जहां तक बात है सैंडर्स वध की, तो पहले उन परिस्थितियों पर गौर कीजिए। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में भीषण जनसंहार किया अंग्रेजों ने, भगत सिंह की उम्र सिर्फ 11 साल थी। और 14 अप्रैल 1919 को खालसा स्कूल गुजरांवाला में अंग्रेजों ने हवाई जहाज से बम फेंका था। भगत सिंह ने ये बातें देखी थी, सुनी थी। वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय की छाती पर अंग्रेजों की क्रूर लाठियां पड़ी थी, भगत सिंह ने यह भी देखा था। सारे देश में मातम था, रोष था। उन असामान्य परिस्थितियों में भगत सिंह और उनके साथियों ने उस घटना को अंजाम दिया। लेकिन क्या सैंडर्स को मारकर भगत सिंह खुश थे? दोस्तों, 17 दिसंबर 1928 की यह घटना है। उसी शाम को क्रांतिकारी भगवान दास माहौर, जो उस समय लाहौर में ही थे, जब शाम को भगत सिंह को उन्होंने देखा, तो अपनी पुस्तक यश की धरोहर के पेज 56 पर भगवान दास माहौर लिखते हैं कि उस शाम भगत सिंह इतने उद्वेलित थे, इतने दुखी थे कि उनके संयत कंठ से उनका उद्वेग उभर पड़ता था। बात करते करते वे रुक जाते थे और देर तक चुप रहकर फिर मुस्कुराने का प्रयत्न करते थे। मानव जीवन का मूल्य उनके हृदय में असीम था। मानवता के उस पुजारी की उस दिन की छवि को देखकर हृदय अपने आप ही श्रद्धान्वित होकर उसकी चरण रज मस्तक पर लगा लेने को लालायित हो उठता था। यह भगवान दास माहौर ने लिखा है भगत सिंह को उस शाम को देखने के बाद। अगर भगत सिंह एक आतंकवादी थे तो सैंडर्स को मारकर दुखी क्यों थे? जश्न मनाते ना। और जहां तक बात है सेंट्रल असेंबली की, तो वहां बम किन परिस्थितियों में फेंके गए, पहले वो परिस्थितियां देखिए। अंग्रेज सरकार सेंट्रल असेंबली के माध्यम से भारत की जनता पर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के अन्यायी कानून थोप रही थी। उन दिनों के सेंट्रल असेंबली के डिबेट्स पार्लियामेंट लाइब्रेरी की वेबसाइट पर आज भी उपलब्ध हैं। आप स्वयं पढ़कर देखिए किस तरह भारत के वो राष्ट्रीय नेता जो असेंबली के मेंबर थे, डिबेट्स के दौरान उन कानूनों का कैसे जमकर विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब मजबूर होकर उस बहरी विदेशी सरकार को सुनाने के लिए वहां 2 बम फेंके गए थे और बम फेंककर भगत सिंह भागे नहीं, बल्कि गिरफ्तारी दी थी। चाहते तो भाग सकते थे, क्योंकि जिस गैलरी में खड़े होकर उन्होंने बम फेंके थे वहां से और सैकड़ों लोग भाग रहे थे। और यूं भी चंद्रशेखर आजाद ने
उनके वहां से भागने की पूरी योजना बनाई थी, लेकिन भगत सिंह उससे सहमत नहीं हुए। वे आत्म बलिदान करके इस देश की मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे। और जो बम फेंके गए वो बम कैसे थे? उनमें कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स नहीं थे, जो उन दिनों बमों में आम बात थी। बम की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स डाले जाते थे। उल्टा इन बमों के टुकड़ों पर कैल्शियम कार्बोनेट पाया गया था, जिससे बम की मारक क्षमता कम होती है। और ये बम आगरा में बने थे। 2 बम दिल्ली आ गए थे, बाकी बम वहां से सहारनपुर ले जाए गए। जब सहारनपुर में रेड हुई, पुलिस की रेड में ये बम पकड़े गए। उन बमों को चेक किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो पाया कि इनका इंटरनल साइज सिर्फ 2.75 इंच इंटू 1.75 इंच, यानी इतने छोटे थे कि भगत सिंह के विरुद्ध गवाही देने वाले शोभा सिंह ने भी अदालत में यह माना, यह कहा कि मुझे लगा कि कोई चिड़िया उड़ रही है। तो ये छोटे छोटे बम, जिनमें कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल नहीं थे, कोई घातक पदार्थ नहीं थे, फेंके कहां गए थे? पहला पैसेज में और दूसरा खाली सीटों पर। 5 लोगों को मामूली चोट आई थी, बाकी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नेशनल आर्काइव्स की वेबसाइट अभिलेख पटल पर सेंट्रल असेंबली केस और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की उस समय की अंग्रेज सरकार की सभी फाइल्स अवेलेबल हैं, प्लीज आप पढ़ लीजिए। बम सोच समझकर ऐसे बनाए गए कि मारक क्षमता बेहद कम थी, और ऐसी जगह फेंके गए कि दुश्मन को भी गंभीर चोट ना पहुंचे। उस समय असेंबली में साइमन भी बैठे थे। भगत सिंह चाहते उन्हें निशाना बना सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। किसी को निशाना नहीं बनाया उन्होंने, बल्कि आत्मसमर्पण करके जेल में अंग्रेजों की भयावह यातनाएं सही, फांसी का फंदा चूमा। और ये कहते हैं कि भगत सिंह आतंकवादी थे। मेरे दोस्तों, वर्ष 1926 में होली के दिन 27 फरवरी को अंग्रेजों ने 6 बब्बर अकाली वीरों को फांसी चढ़ाया था। भगत सिंह उन बब्बर शेरों की कुर्बानी से बहुत प्रभावित थे। उस दिल दहला देने वाली घटना पर भगत सिंह ने एक लेख लिखा था, जो 15 मार्च 1926 को कानपुर से प्रकाशित अखबार प्रताप में छपा था, जिसका शीर्षक था होली के दिन रक्त के छींटे। उसी साल भगत सिंह की भेंट बब्बर अकाली नेता मास्टर मोता सिंह से हुई। उस मीटिंग के बारे में भगत सिंह के बचपन के मित्र जयदेव गुप्ता ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था। जयदेव गुप्ता कहते हैं कि मास्टर मोता सिंह ने भगत सिंह के सामने अधिक से अधिक अंग्रेजों को मारने का प्रस्ताव रखा। व्यक्तिगत हत्याओं के मास्टर मोता सिंह के प्रस्ताव से भगत सिंह सहमत नहीं हुए। क्या पता चलता है इस बात से कि 19 साल की उम्र में, वर्ष 1926 में, जब उन्होंने ये देखा है कि किस तरह उन बब्बर अकाली वीरों को फांसी लटका दिया अंग्रेजों ने, इसके बावजूद भी व्यक्तिगत हत्या के पक्ष में नहीं है, हिंसा के पक्ष में नहीं है भगत सिंह। एक और उदाहरण देखिए, उससे भी पहले का। 25 दिसंबर 1924 को क्रांतिकारी दल HRA द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पीलीभीत के गांव बामरोली में एक डाका डाला गया था। पार्टी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, पर क्रांतिकारियों को कोई चंदा नहीं देता था। विवश होकर उन्हें डाके भी डालने पड़े। भगत सिंह ने बामरोली के डाके में भाग लिया था। उम्र थी सिर्फ 17 साल। इनके साथी क्रांतिकारी विश्वनाथ वैशंपायन लिखते हैं, इस डकैती में भाग लेने के बाद भगत सिंह इतने दुखी हुए कि उन्होंने ये कह दिया कि आगे फिर कभी मुझे किसी डकैती में साथ मत ले जाना, क्योंकि वहां लोगों पर होने वाले अत्याचार और उसके लिए हत्या करना मैं सहन नहीं कर सकता। 17 साल की उम्र में भगत सिंह ऐसे सोचते हैं, और ये लोग उन्हें आतंकवादी बताते हैं। एक और साथी क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री लिखते हैं, जब तक भगत सिंह साथ रहे, चंद्रशेखर आजाद भी डाकों से दूर रहे। यह प्रभाव था सरदार भगत सिंह के ऊंचे आदर्श का।
और भगत सिंह की विचारधारा क्या थी, इसके बारे में भगत सिंह ने क्या लिखा है, यह भी देख लीजिए। सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल को जब बम फेंके गए तो वहां पर्चे भी फेंके गए थे। उन पर्चों पर क्या लिखा था मालूम है? भगत सिंह लिखते हैं, हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं, मानव का खून बहाने की अपनी व्यवस्था पर हम दुखी हैं। यानी उतना सा भी 5 लोगों को हल्की सी चोट आई थी, ऐसे बम लेकर आए थे, पर इस पर भी दुखी थे, पश्चाताप था इस बात का। और फिर सेशन कोर्ट में 6 जून 1929 को दिल्ली में जो बयान भगत सिंह ने दिया, उस बयान को पढ़िए, वो भी अवेलेबल है। उस बयान में भगत सिंह कहते हैं, हम मानव जीवन को अत्यंत पवित्र मानते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने की बजाय हम मानव जाति की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राण दे देंगे। वे आगे लिखते हैं, क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयां अनिवार्य नहीं हैं और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। क्रांति बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है, ये भगत सिंह कहते हैं, और आप उनको आतंकवादी बता रहे हैं। सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन भगत सिंह ने फाइल की थी, उसमें उन्होंने लिखा, बम और तलवार क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। क्या यह एक आतंकवादी की भाषा है? मेरे दोस्तों, सितंबर 1930 में आखिरी दिनों में उन्होंने एक लेख लिखा था, वाई आई एम एन एथेस्ट। इस लेख में भगत सिंह लिखते हैं, हिंसा तभी जस्टिफाइड है जब किसी विकट आवश्यकता में उसका सहारा लिया जाए। अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। भगत सिंह नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं। क्या यह आतंकवाद की भाषा है? भगत सिंह की जेल नोटबुक में लिखा है, मैं एक मानव हूं और हर वह चीज जिससे मानवता प्रभावित होती हो उससे मेरा संबंध है। क्यों लिख रहे हैं भगत सिंह ऐसा अपनी डायरी में? क्या आतंकवादी ऐसा लिखते हैं? और अपनी फांसी से ठीक 1 महीना 21 दिन पहले 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह ने युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम अपना संदेश लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण लेख है, मेरा आग्रह पढ़िए उसे। मैं कुछ अंश सुनाता हूं आपको। भगत सिंह कहते हैं, ऊपरी तौर पर मैंने एक आतंकवादी की तरह काम किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं एक क्रांतिकारी हूं जिसके दीर्घकालीन कार्यक्रम संबंधी ठोस व विशिष्ट विचार हैं। मैं अपनी पूरी ताकत से यह कहना चाहता हूं कि क्रांतिकारी जीवन के शुरू के चंद दिनों के सिवाय न तो मैं आतंकवादी हूं और न ही था, और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के तरीकों से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 23 साल की उम्र में भगत सिंह कैसे सोचते थे, उनकी वैचारिक परिपक्वता कैसी थी, आपको एहसास हो जाएगा। उनका यह लेख पढ़कर देख लीजिए। और शायद उनको इस बात का आभास हो चला था कि अंग्रेज तो उनके बारे में जो कहें सो कहें, जो लिखें सो लिखें, वो दिन आ सकता है जब इस देश में चंद ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो उनको आतंकवादी बताएंगे और इस देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपना संदेश छोड़ कर गए हैं। प्लीज पढ़िएगा उस आर्टिकल को। और कुछ ऐसे मूर्ख भी हो सकते हैं जो ये कहें कि हो सकता है फांसी के नजदीक आने पर भगत सिंह ऐसी बातें लिखने लगे हों, कहने लगे हों। मेरे दोस्तों, मैंने तो वर्ष 1924 से 1931 तक के उदाहरण आपको दिए हैं। भगत सिंह ने हमेशा एक ही तरह सोचा है। वो मानवतावादी थे, वो मानव थे, आतंकवादी नहीं थे, देशभक्त थे। आखिरी दिनों में भगत सिंह पर चारों तरफ से बड़ा दबाव पड़ रहा था कि एक मर्सी पिटीशन फाइल कर दो, फांसी टल जाएगी। चारों तरफ से दबाव था। तब फांसी से ठीक 3 दिन पहले 20 मार्च 1931 को भगत सिंह ने पंजाब के गवर्नर को एक पत्र लिखा। प्लीज उस पत्र को पढ़िएगा, वो भी अवेलेबल है। क्या कहते हैं भगत सिंह? वे लिखते हैं,
अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के बीच एक युद्ध चल रहा है। हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम युद्धबंदी हैं। हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए और हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी से 3 दिन पहले भगत सिंह ये लिखते हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर, कोई भय नहीं है मौत का। और एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं दोस्तों, लेकिन आज के लिए शायद इतना ही काफी है। यह जानने के लिए कि पिता सरदार किशन सिंह और वीर प्रसूमा विद्यावती के महान सपूत सरदार भगत सिंह कौन थे। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो, यदि मेरा दर्द और आपका दर्द साझा हो, तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि भगत सिंह को गाली देने वालों को इस देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सही जवाब दे सकें और फिर दोबारा कोई इस तरह की जरूरत ना कर सके। जय हिंद, जय भारत।